नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो सीरीज चल रही है वो समुद्र मंथन PYQ क्लास चल रही है। इसमें हम 26 क्लास यानी 26 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की ये जो हमारी क्लास है ये 27 नंबर क्लास है और आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने पीछे की जो क्लासेज हैं वो सारी देख ली हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले पीछे की क्लास देख लीजिए। क्यों? उसका कारण यह है साथी, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो मैं पीछे की क्लास में बता देता हूं और उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आधारित इस क्लास में क्वेश्चन आ जाते हैं, जिससे कि उन क्वेश्चनों को समझने में आसानी हो जाती है, उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने में आसानी हो जाती है और जितना भी कॉन्सेप्ट है उसका सब कुछ हमें समझ में आ जाता है, जिससे कि हमारे आगे आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पीछे की क्लास देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मैं पहले ही आपको कहना चाहूंगा, क्लास को आप शेयर कर सकते हैं। इस क्लास का PDF भी आपको मिलता है और PDF आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और इस क्लास का PDF प्राप्त कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो नंबर है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं, वहां से आप मेरे से व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं और कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका सजेशन है वो आप वहां पर दे सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देरी नहीं करते हुए। क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिए कि जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं, एक रबर बैंड इस प्रकार से उसको खींचते हैं तो हस्तांतरित जो ऊर्जा होती है वो किसके रूप में संचित होती है, वो आपको पूछा है। तो साथी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका जो ए है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। यानी स्थितिज ऊर्जा की हम बात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा होती क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यानी कोई भी आपकी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए या फिर उसके आकार में परिवर्तन हो जाए, स्थिति या आकार में परिवर्तन से उत्पन्न ऊर्जा, परिवर्तन से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कोई भी आपकी वस्तु होती है, उस वस्तु की स्थिति में या फिर उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है तो उसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को हम क्या कह देते हैं? स्थितिज ऊर्जा कह देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने मेरे साथी। इसके एग्जाम्पल में आपका एक नंबर आता है आपका जो खींचा हुआ स्प्रिंग होता है, खींचा हुआ या फिर दबाया हुआ, खींचा हुआ या फिर दबाया हुआ स्प्रिंग हुआ, जो स्प्रिंग होता है उसके अंदर आपकी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी मेरे साथी? तो ऊर्जा हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। इसके अलावा जो बांध होता है, बांध में उपस्थित जो पानी होता है, बांध में उपस्थित पानी, बांध में उपस्थित पानी जो होता है उसके अंदर भी कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? आपकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इसके अलावा साथी अगर हम बात करते हैं आपका जो कोई भी ऊंचाई के ऊपर, ऊंचाई पर स्थित आपका पिंड है, ऊंचाई पर स्थित कोई पिंड है, ऊंचाई पर स्थित पिंड, उसके अंदर भी कौन सी ऊर्जा होगी? आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी। अब इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा था? क्वेश्चन दे रखा था कि जब आप एक रबर बैंड को इस प्रकार से खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा स्थानांतरित हो जाती है या कौन सी ऊर्जा हस्तांतरित हो जाती है? तो साथी याद रखोगे कौन सी ऊर्जा हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी थी। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। साथ ही थोड़ी सी जो तबीयत है वो नाजुक है कुछ दिनों से, तो फिर भी मैं आपके सामने क्लास लेके आया हूं क्योंकि आपकी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। यानी बुखार जुखाम जो बोलते हैं वो सब कुछ हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं है क्लास में खड़ा होने की या पढ़ाने की, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं कि आपकी क्लास मिस न हो जाए। कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा साथी, क्योंकि दिमाग वो काम नहीं कर रहा है, सीधी सी बात ये है। चलिए, ये आपका था पहला क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, अच्छे से इसमें पढ़ लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से। क्वेश्चन है मेरे साथी कि खाली स्थान दे रखा है, यानी के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो साथी किसके कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम होती है? क्वेश्चन आपसे पूछा है, गतिज ऊर्जा के बारे में पूछा है। तो देखो, अगर गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो जो गतिज ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक किसके अंदर होती है? तो याद रखोगे सबसे जो अधिक है
सबसे अधिक जो होती है वो होती है गैस के अणुओं में, सबसे अधिक गैस के अणुओं में। और सबसे कम की अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे कम की पूछ ले तो आपका उत्तर हो जाएगा ठोस, क्योंकि ठोस के जो कण है ना साथी, वो आकर्षण बल के द्वारा आपस में बंधे होते हैं। उस आकर्षण बल को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, यानी प्रबल आकर्षण बल के द्वारा ये जुड़े होते हैं, इसलिए इनके कण क्या नहीं करते, गति नहीं करते। लेकिन जो आपकी गैस अवस्था होती है, गैस अवस्था के अंदर जो कण होते हैं वो दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं और वो गति करते रहते हैं, इसलिए गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम होती है। और सबसे कम किसकी होती है, तो याद रखो कि आप ठोस की होती है। अब यहां पर आपको सबसे अधिकतम की पूछी थी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा अच्छे से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि एक घर में एक माह में 900 गुणा 10 की घात 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई। इस ऊर्जा को हम किसके रूप में बदलना चाहेंगे? इस ऊर्जा को आपको बदलना है इकाई के रूप में, इकाई मतलब यूनिट के रूप में इसको चेंज करना है। तो देखिए, आपको जो ऊर्जा खपत हुई, जो ऊर्जा दे रखी है वो कितनी देर की है, वो आपको डाटा दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर। खपत हुई जो ऊर्जा है, खपत हुई जो ऊर्जा है ना मेरे साथी, वो आपको दे रखी है 900 गुणा 10 की घात 6 जूल। ये जो मान आपको दे रखा है ये जूल में दे रखा है। इस जूल को आपको किस में चेंज करोगे? आप यूनिट में चेंज करोगे, इकाई में चेंज करोगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे साथी कि जो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल जो होता है ना, वो कितने यूनिट के बराबर होता है? तो आप कहोगे 1 यूनिट के बराबर होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है मेरे मित्र कि 1 यूनिट का जो मान है या 1 kWh का जो मान है ना, वो जूल में कितना होता है? तो आप कहोगे 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। लेकिन यहां पर मान आपको क्या दे रखा है? यहां पर मान आपको दे रखा है 900 गुणा 10 की घात 6 जूल दे रखा है, और इसका मान आपको किसके अंदर पूछ लिया? यूनिट के अंदर पूछ लिया। इसका मान यूनिट में कितना होगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप मैथ के अंदर सोल्व करते होंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करते हैं? यानी ये आपको ज्ञात करना है ना, यहां पर ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करना है तो पहले आप ऊपर की संख्या लिखोगे, यानी 1 लिख लोगे। फिर इसके सामने की जो संख्या है ना, वो इसके बट्टा में लिख लेते हो। 3.6 गुणा 10 की घात 6 को आप इसके बट्टा में लिख लोगे, और फिर इसके नीचे आएंगे ये नहीं, यानी ये जो मान है ना, ये मान इसके गुणा में आ जाएगा। 900 गुणा 10 की घात 6। अब 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कैंसिल हो गया। आप इस 900 में कितने का भाग दोगे? 900 में 3.6 का भाग दोगे। भाग देके देख लो साथी, करना भैया, कितना आएगा? तो 900 को आप हल करोगे 9000 बटे 36, यानी 9000 में आप 36 का भाग दोगे। यानी आप इसको किसी प्रकार से करो, आपको ये हल करना है। इसको हल करोगे तो कितना आएगा? इसको हल करने पर आपका आएगा 250 आएगा। कितना आएगा? 250 यूनिट। तो याद रखना मेरे साथी, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका हो जाएगा 250 यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। पता हो समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना था, आपको याद होना चाहिए 1 यूनिट का जो मान है वो जूल में कितना होता है। तो 1 यूनिट का मान जूल में इतना होता है, और इतने जूल को आपको यूनिट में चेंज करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई इसमें घबराने की आपको आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग है या छोटी मोटी कैलकुलेशन भी आप करनी आती है ना, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? आपने पवन चक्की देखी होंगी, यानी बहुत बड़े बड़े टिल्ले होते हैं, पहाड़ होते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े पंखे लगे होते हैं, उन्हीं को पवन चक्की कहा जाता है। और उन पवन चक्कियों का जो उपयोग है वो किसके रूप में होता है? साथ ही उनका उपयोग जो है ना, वो ज्यादातर भारत देश में बिजली उत्पादन करने में होता है। तो जो पवन चक्की होती है वो पवन यानी हवा की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो हवा जो आगे से आगे चलती है, यानी हवा गति करती है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? उसमें पाई जाती है गतिज ऊर्जा। तो आपकी जो पवन चक्की है वो पवन की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके क्या उत्पादन करती है? बिजली का उत्पादन करती है। तो याद रखना मेरे साथी, जो आपकी पवन चक्की हो जाएगी, आपकी जो पवन चक्की है ना, वो किसका उपयोग करेगी? तो याद रखोगे पवन की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करेगी। ऑप्शन नंबर आपका जो इसका बी दे रखा ना, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। तो याद रखना, जो आपकी पवन चक्की होती है, पवन चक्की, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। पवन चक्की अगर हम बात करें साथी, तो पवन चक्की पवन की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करती है, पवन की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करती है।
एक नंबर बात। दूसरी बात, सबसे अधिक पवन चक्की के द्वारा बिजली का उत्पादन कहां पर होता है? तो याद रखोगे पवन चक्की के द्वारा किसका उत्पादन करते हैं? बिजली का उत्पादन करते हैं। और सबसे अधिक अगर हम बात करते हैं, सबसे अधिक बिजली का उत्पादन, सबसे अधिक जो बिजली का उत्पादन है वो पवन चक्की के माध्यम से कौन से देश में होता है? तो याद रखना मेरे साथी, डेनमार्क के अंदर होता है। कहां होता है? डेनमार्क के अंदर। इसीलिए इस डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवनों का देश। पवनों का देश डेनमार्क को क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर सबसे अधिक पवन चक्कियां पाई जाती हैं और इस पवन की यानी हवा की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके यहां पर सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है डेनमार्क के अंदर। इसीलिए डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। साथ ही पवन चक्की को संचालित करने के लिए आपकी जो हवा है उसकी गति कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना 15 किलोमीटर पर घंटे से 15 किलोमीटर पर ओवर से अधिक आपकी क्या होनी चाहिए? गति होनी चाहिए हवा की, तभी पवन चक्की क्या कर पाएगी? काम कर पाएगी। ये इसका डाटा याद रखना मेरे साथी। ये एनसीईआरटी 10th क्लास का डाटा मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पवन चक्की को संचालित करने के लिए पवन की कितनी गति हमें चाहिए? तो याद रखना 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अधिक अगर गति है हवा की तो ही आपकी पवन चक्की काम कर पाएगी, अन्यथा काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, 4 क्वेश्चन कि पवन चक्की का उपयोग ज्यादातर कहां पर होता है? तो बिजली उत्पादन में। सबसे अधिक पवन चक्की के द्वारा बिजली का उत्पादन कौन से देश में होता है? तो डेनमार्क में। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है और पवन चक्की को संचालित करने के लिए हवा की गति कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की आपकी क्या होनी चाहिए? गति होनी चाहिए पवन की यानी हवा की। इसके अलावा पवन चक्की किसका उपयोग करती है? पवन की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करती है। यह बात भी आप याद रखोगे। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसके अंदर बदल लेता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो मैंने आपको यह बताया था मेरे साथी कि आपका जो स्प्रिंग होता है, अगर उस स्प्रिंग को आपने खींच रखा है या फिर स्प्रिंग को आपने दबा रखा है, यानी या तो आपने उसको खींच रखा है या फिर दबा रखा है, तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अलग पूछ लिया। इसमें क्या दे रखा है कि एक आपका स्प्रिंग है, उसको संपीड़ित कर रखा है। संपीड़ित का मतलब उसको इस प्रकार से दबा रखा है। तो जैसे उसको आपने दबाया तो उसके अंदर कौन सी ऊर्जा संचित हो गई? आप कहोगे सर स्थितिज ऊर्जा उसके अंदर आ गई। अब जैसे ही आप उसको छोड़ते हो, इस प्रकार से छोड़ते हो, तो उस स्प्रिंग की जो स्थितिज ऊर्जा है वो किसके अंदर चेंज हो जाती है? तो भैया आप कहोगे गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है, क्योंकि आप जैसे ही उसको छोड़ते हो ना तो तेजी से इस प्रकार से भागता है अपनी वास्तविक स्थिति प्राप्त करने के लिए। इसका मतलब स्प्रिंग के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा थी वो किसके अंदर चेंज हो गई? आप कहोगे गतिज ऊर्जा में चेंज हो गई। तो याद रखना मेरे साथी, जो आपका संपीड़ित जो स्प्रिंग है, इसके अंदर आपकी ऊर्जा थी स्थितिज ऊर्जा। इसके अंदर आपकी ऊर्जा थी स्थितिज ऊर्जा। और जैसे इसको आपने छोड़ा, यानी उसको दबा रखा था और उस दबाए हुए पोजीशन को आपने छोड़ दिया, जैसे इसको छोड़ा तो ये स्थितिज ऊर्जा किसके अंदर चेंज हो गई साथी? ये आपकी गतिज ऊर्जा में चेंज हो गई। किसमें ऊर्जा में चेंज हो गई? गतिज ऊर्जा में चेंज हो गई। ये बात आपको याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। इसके अलावा इस क्वेश्चन में एक बात और दे रखी है, इसमें यांत्रिक ऊर्जा नाम दे रखा है, यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है? तो साथी यांत्रिक ऊर्जा कोई दूसरी ऊर्जा नहीं होती। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग को ही हम क्या कहते हैं? स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा का जो योग होता है उस योग को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा अपने आप में कोई ऊर्जा नहीं होती, वो दो ऊर्जाओं का योग होती है। और वो दो ऊर्जाएं कौन कौन सी होती हैं? एक आपकी होती है स्थितिज ऊर्जा, एक होती है आपकी गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का जो आपका सूत्र होता है वो होता है mgh प्लस गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। यानी आपसे यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh प्लस 1/2 mv²। यह आपका यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। बताओ साथी समझ में आया कि नहीं आया? ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का डी है ना वो आपका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन को कि एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी खाली स्थान
के साथ वृद्धि होती है। तो साथी बात हम स्थितिज ऊर्जा की करते हैं। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कब होती है और स्थितिज ऊर्जा में कमी कब होती है, दोनों की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा की, तो मैंने आपको अभी अभी बताया था स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, यानी कोई भी आपकी वस्तु होती है, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है या उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है बात है? अच्छा, स्थितिज ऊर्जा में कमी कब होगी? कमी कब होगी? जब ऊंचाई में कमी होगी। ऊंचाई में कमी होगी। ऊंचाई में कमी होगी तो ये क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर बात करते हैं वृद्धि की, वृद्धि कब होगी इसके अंदर? जब ऊंचाई में वृद्धि हो जाएगी। ऊंचाई में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? आपकी बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आ गया ये तो। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में किसके साथ वृद्धि होती है? तो साथी जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती है वैसे वैसे इसकी स्थितिज ऊर्जा में भी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर आपका बी है ना, वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो हमने अभी अभी पढ़ा था यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। अभी अभी हमने पढ़ा था यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा किसको कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योग को। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का जो योग है ना, उसी को हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। अब देखो इसमें क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा हमेशा समान बनी रहती है। ये समान बनी रहती है, समान बनी रहती है। यानी कहने का मतलब यांत्रिक ऊर्जा का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस गतिज स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि होती है, तो इसमें क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगर इसमें कमी होती है, अगर इसमें कमी होती है, तो इसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। यानी मान लो इसके अंदर 5 की वृद्धि हुई ना, तो इसके अंदर 5 की कमी हो जाएगी। अगर इसके अंदर 10 की कमी हुई तो इसके अंदर 10 की वृद्धि हो जाएगी। यानी कहने का मतलब एक दूसरे का जो मान है वो बराबर मात्रा में बढ़ता है और बराबर मात्रा में ही घटता है। कब? जब हम यांत्रिक ऊर्जा की बात करते हैं। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो हमेशा क्या बनी रहती है? समान बनी रहती है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कोई पिंड है, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कोई पिंड है वो जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर है। यहां पर कोई पिंड है 5 मीटर ऊंचाई पर, ये 5 मीटर है। अब ये पिंड नीचे की ओर गिर रहा है, ये पिंड नीचे की ओर गिर रहा है, तो किस ऊर्जा में वृद्धि होगी? यानी ये पिंड नीचे की ओर गिर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ये नीचे की ओर। जब ये पिंड नीचे की ओर आएगा तो देखो ऊंचाई में कमी हो रही है, और ऊंचाई में कमी होगी तो इस स्थितिज ऊर्जा में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन क्या दिया आपको कि कोई पिंड है वो जमीन से, पृथ्वी से 5 मीटर की ऊंचाई पर था। अब ये पिंड यहां से गिरना शुरू करता है, और गिरता है तो गिरते टाइम ये नीचे की ओर गिर रहा है, गिरते टाइम किस ऊर्जा में वृद्धि होगी? तो आप कहोगे वृद्धि किसके अंदर होगी? अगर स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी तो साथ ही वृद्धि किसके अंदर हो जाएगी? गतिज ऊर्जा में। क्लियर है बात? अच्छा, स्थितिज ऊर्जा में कमी क्यों आएगी? क्योंकि जैसे जैसे नीचा आएगा तो ऊंचाई कम होती जाएगी, और ऊंचाई कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा आपकी अपने आप कम हो जाएगी। क्योंकि ये बात मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो ऊंचाई भी बढ़ेगी, और ऊंचाई घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसी प्रकार से कोई इस प्रकार से क्वेश्चन दे दे कि एक पिंड है उसको नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर इसको फेंका जा रहा है, तो किस ऊर्जा में वृद्धि होगी? किस ऊर्जा में वृद्धि होगी ये आपसे पूछ लिया। तो इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर इसको फेंक रहे हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो इसकी ऊंचाई में वृद्धि हो रही है, और ऊंचाई में वृद्धि हो रही है इसलिए आपकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, और स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है तो कमी किसके अंदर हो रही है? गतिज ऊर्जा में। तो ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर पीछे जो आपके रेलवे के एग्जाम हुए ना, वहां पर इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया साथी तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगली क्लास में आपको फिर से बता दिया जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की। सॉरी, 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? ऊंचाई कम होती है तो वो ऊर्जा कम हो जाती है, और अगर ऊंचाई ज्यादा होती है तो ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। वो कौन सी ऊर्जा है? तो मैंने अभी अभी बताया वो कौन सी ऊर्जा है, आपकी स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना, वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से उसमें जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? मैंने अभी अभी आपको बताया था कि कोई वस्तु है, उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है या उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो उसके कारण जो ऊर्जा आती है उसको कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हम स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, वस्तु की स्थिति बदलती है या फिर उसका क्या बदलता है, आकार। स्थिति या आकार में परिवर्तन होता है कौन सी ऊर्जा में? स्थितिज ऊर्जा में। और गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वस्तु की गति बदलती है, वस्तु की गति में परिवर्तन, गति में परिवर्तन या गति के कारण, गति में परिवर्तन या फिर गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, गति के जो कारण उत्पन्न होती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और वस्तु की स्थिति या फिर आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस क्वेश्चन का आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको यही पूछा है कि स्थिति आकार लेने की वजह से कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपों या फिर फनल के द्वारा अलग किया जा सकता है? अलग अलग कीप के अंदर उसको हम डाल सकते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा मिश्रण है जिसको हम अलग अलग कीप के अंदर डाल सकते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो अलग अलग कीप के अंदर किसको डाला जा सकता है? आप थोड़ा सा अनुमान लगाओ, अपना जो दिमाग है उसको यूज करो, यानी जो हमें अलग अलग दिखाई देगा ना उसी को हम डाल सकते हैं अलग अलग कीप के अंदर। अगर मान लो वो एक जैसा आपस में मिला हुआ है, क्या आप उसे अलग अलग कर सकते हो? आप कहोगे नहीं कर सकते। जैसे आपको मैं बोल दूं चीनी और पानी का एक घोल है, उसमें आप अलग अलग चीनी को और पानी को अलग अलग कर सकते हो? आप कहोगे नहीं कर सकते। तो अलग अलग कैसे कर सकते, किसको कर सकते हैं? अलग अलग कीप के अंदर किसको डाल सकते हैं? जो विस्मांगी मिश्रण होगा, इसके अंदर विस्मांगी मिश्रण कौन सा है वो आपको देखना है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, एल्कोहल और पानी। एल्कोहल आपका एक प्रकार की शराब होती है, शराब में अगर आप पानी मिला देते हो तो क्या शराब और पानी को अलग अलग कर सकते हो? यानी शराब और पानी को आपने मिला दिया, फिर थोड़ी देर बाद में शराब को अलग और पानी को अलग कर सकते हो? अलग अलग मतलब गिलास में डाल सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं डाल सकते। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका समांगी मिश्रण है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को देखो, नमक और पानी। नमक और पानी का जो घोल है ना वो भी समांगी मिश्रण है, यानी आपस में मिल जाता है पूरी तरीके से, तो इसको भी हम अलग अलग कीप में नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तेल और पानी, ये बिल्कुल सही बात है, तेल अलग दिखाई देता है। तेल और पानी को अगर आप मिलाते हो तो तेल ऊपर रह जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है, तो आप नीचे वाले पानी को अलग गिलास में डाल सकते हो, अलग कीप में डाल सकते हो, और तेल को आप अलग कीप के अंदर डाल सकते हो, क्योंकि पानी और तेल की जो परत होती है वो दोनों की अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ना वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं साथी जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे दिमाग का यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर अगर आ जाते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन उस टाइम हमारे फोबिया हो जाता है एग्जाम का, और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम नहीं कर पाते। ये देख लो ग्रुप डी के अंदर आया है पीछे ही 2018 के अंदर, तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मात खा सकते हैं। तो आपको पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, इन क्वेश्चनों का बार बार आप सामना करते हो ना, तो ये क्वेश्चन आपकी दैनिक दिनचर्या में शामिल हो जाते हैं, फिर इन क्वेश्चनों का आप गलत नहीं करते हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि समुद्र के पानी के एलवनीकरण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक में से एक कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है निस्यंदन। निस्यंदन की बात करते हैं मेरे साथी, निस्यंदन। अगर हम निस्यंदन की बात करते हैं तो निस्यंदन के द्वारा, निस्यंदन का मतलब होता है छानना, छानना,
इसके द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है? तो याद रखना साथी, जो पंकिल जो आपका जल होता है, पंकिल जल, पंकिल जल का मतलब कीचड़ युक्त जो जल होता है, कीचड़ युक्त जल, कीचड़ युक्त जो जल होता है उसको हम क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं निस्यंदन विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है आसवन, ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है आसवन। आसवन विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? आसवन विधि के द्वारा जो आपका लवणीकरण जो जल होता है, लवणीकरण, लवणीकृत जो जल होता है, यानी कहने का मतलब जिसके अंदर खारापन होता है, लवणीकृत जो जल होता है मेरे साथी, उसको अलवणीकृत करने के लिए, अलवणीकृत करने के लिए, अलवणीकृत करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब जो खारा जल होता है, खारा जल, उस खारे जल को मीठे जल में परिवर्तित करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो याद रखोगे मेरे साथी, आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का? आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपको यही पूछा था क्वेश्चन में कि समुद्र का जो पानी होता है उसका अलवणीकरण करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी यानी आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा एक आपको दे रखा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण का मतलब होता है भाप बनना, यानी कोई भी आपका द्रव पदार्थ है और उस द्रव पदार्थ से क्या बन जाती है? भाप बन जाती है, गैस बन जाती है या फिर वाष्प बन जाती है, उस विधि को हम कहते हैं वाष्पीकरण। और एक आपको दे रखा है संघनन, एक आपको दे रखा है संघनन। अगर हम संघनन की बात करते हैं तो संघनन के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो गैस होती है, गैस, उस गैस को ठंडा करके वापस हम द्रव प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको कहा जाता है संघनन। यानी द्रव से गैस बनना तो कहलाता है वाष्पीकरण, और गैस से वापस द्रव बनना क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि संघनन क्या है, वाष्पीकरण क्या है। तो ये याद रखोगे, द्रव से गैस का बनना वाष्पीकरण और गैस से वापस द्रव का बनना आपका संघनन कहलाता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन है कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, यानी जो आपका नमक होता है सोडियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl को का एक मिश्रण है, उसको अलग अलग करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो साथी इसमें आपको दो पदार्थ दे रखे हैं। एक पदार्थ जो आपको दे रखा है वो दे रखा है NaCl, और दूसरा पदार्थ आपको दे रखा है NH4Cl, NH4Cl। एक आपको दे रखा है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और एक आपको दे रखा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये जो अमोनियम जो क्लोराइड होता है ये एक प्रकार का उर्ध्वपातित पदार्थ होता है, उर्ध्वपातित पदार्थ होता है। और उर्ध्वपातित पदार्थों के बारे में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं अच्छे से कि उर्ध्वपातित पदार्थ होते क्या हैं। यानी ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उर्ध्वपातित पदार्थ कौन से होते हैं? जिनको गर्म करने पर वो ठोस से डायरेक्ट क्या बन जाते हैं? गैस बन जाते हैं। उस पदार्थों को हम कहते हैं उर्ध्वपातित पदार्थ। तो अब देखो, ये मान लो एक मिश्रण है NaCl का और NH4Cl का मिश्रण है। इस मिश्रण को आप जैसे ही गर्म करोगे, जैसे गर्म करोगे तो गर्म करने पर इसमें से जो NH4Cl जो है ना, NH4Cl उसकी क्या बन जाती है? भाप बन जाती है, और भाप बन करके वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, और पीछे क्या बचता है? पीछे बचता है आपका NaCl। पीछे क्या बचता है? NaCl। तो यानी NH4Cl एक प्रकार का आपका क्या था? एक प्रकार का आपका उर्ध्वपातित पदार्थ था, तो इसका क्या हो गया? उर्ध्वपातन हो गया। तो NaCl और NH4Cl को अलग अलग करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो साथ याद रखना, उर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। किस विधि का? उर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको एक उर्ध्वपातित पदार्थ दे रखा है तो उसको हम किस विधि के द्वारा शुद्ध करेंगे? उसको हम उर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध कर लेंगे। क्लियर है बात? अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, इसमें दे रखा है आपका क्रिस्टलीकरण। अगर हम क्रिस्टलीकरण की बात करते हैं, क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है जल का जुड़ना। कोई भी आपका मान लो पदार्थ है और उस पदार्थ के अंदर जल जुड़ जाता है तो उसको कहा जाता है क्रिस्टलीकरण होना। जैसे आपका CuSO4 है, CuSO4 है, इसके अंदर मान लो 5 अणु पानी के जुड़ गए तो इसको हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण होना। जैसे आपका FeSO4 है, इसके अंदर मान लो 7 अणु पानी के जुड़ गए तो इसको हम क्या कह देंगे? इसको कह देंगे क्रिस्टलीकरण होना। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का करेक्ट था। ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे बात करते हैं हम 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। कमी की बात पूछी है। अगर हम अधिकता की बात यहां पर करें तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, कौन कौन सी ऐसी अवस्थाएं हैं जो वाष्पीकरण की दर को अधिक कर सकती हैं। तो जैसे मान लो वाष्पीकरण का मतलब होता है भाप बनना। जैसे हम बात करते हैं तापमान में वृद्धि, अगर आप किसी पानी को गर्म कर रहे हो मान लो, और उस पानी को आप और ज्यादा गर्म करोगे तो उसमें से और ज्यादा क्या निकलेंगी, उसमें से और ज्यादा भाप निकलेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में तो यह बात तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पूछा है कि वाष्पीकरण की दर को कम कौन करता है, तो कम तापमान में वृद्धि कम नहीं होती है, तापमान में वृद्धि से तो ज्यादा हो जाती है। अगर हम बात करते हैं नमी, यानी हमारे आसपास में नमी है, ऊपर से ठंड है, नमी है, और नीचे से हम इसको गर्म कर रहे हैं, या मान लो उसको गर्म नहीं करेंगे, इसको ऐसे छोड़ दिया हमने, तो ऊपर से अगर नमी है ना, तो वो नमी वाष्पीकरण की दर को कम कर देती है। तो वाष्पीकरण की दर को कम करने वाले कारक की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है आपका नमी। क्या होता है? नमी। देखो वाष्पीकरण की जो दर होती है, वाष्पीकरण की जो दर होती है, इस दर को कम कौन करेगा? तो कम करेगा आपका नमी। वायुमंडल की जो नमी होती है वो क्या कर देती है? कम कर देती है। अगर हम वृद्धि की बात करते हैं, वृद्धि की, तो जो आपका तापमान है ना, तापमान, वो इसको क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। सतह का क्षेत्रफल जो ना, सतह का क्षेत्रफल, अगर सतह के क्षेत्रफल की बात करते हैं, अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ जाता है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। और इसके साथ साथ हवा की गति बढ़ जाती है। हवा की जो गति है वो अगर बढ़ जाती है, हवा की गति अगर बढ़ जाती है, हवा की गति बढ़ जाती है, तो आपकी वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। बात आई समझ में? तो आपको कमी की बात पूछी थी, तो कम किसके द्वारा होती है? तो नमी के द्वारा कम होती है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका 12 नंबर क्वेश्चन साथी। तबीयत बिल्कुल खराब है, शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, तो कोई कमी रह जाती है, एनर्जी उतनी नहीं है मेरे अंदर, मैं मान सकता हूं, लेकिन कोशिश फिर भी कर रहा हूं कि आपको अच्छा कंटेंट दे पाऊं, अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन की, कि लोहे को कठोर बनाने के लिए या मजबूत बनाने के लिए उसमें के अंदर क्या मिलाया जाता है। तो लोहे को मजबूत और कठोर बनाने के लिए उसके अंदर हम मिलाते हैं मेरे साथी, किसको? कार्बन को। लोहे को अगर आपको क्या करना है, लोहे को मजबूत बनाना है और कठोर बनाना है, तो उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं? उसके अंदर मिला देते हैं कार्बन। कार्बन, और कार्बन की अगर आपको मात्रा पूछे तो 0.05% उसके अंदर हम क्या मिला देते हैं? कार्बन को। जैसे ही शुद्ध लोहे के अंदर कार्बन मिला दिया जाता है, तो कार्बन मिलाते ही वो क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। शुद्ध लोहा जो होता है, शुद्ध लोहा वो लचीला होता है। शुद्ध लोहा जो होता है वो क्या होता है? लचीला होता है। इस लचीले लोहे से क्या नहीं कर सकते हम? औजार वगैरह नहीं बना सकते, इससे हम औजार नहीं बना सकते। इसको मजबूत बनाने के लिए इसके अंदर हम क्या कर देते हैं? कार्बन मिला देते हैं। कितना? 0.05%। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं शुद्ध लोहे, शुद्ध सोने की, शुद्ध जो सोना होता है, शुद्ध सोना भी आपका क्या होता है? लचीला होता है। शुद्ध सोना भी लचीला होता है। और शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आप कहोगे 24 कैरेट का शुद्ध सोना आपका होता है। तो इस लचीले लोहे से क्या नहीं किया जा सकता? इस लचीले सोने से आपके आभूषण नहीं बन सकते, इससे आभूषण नहीं बन सकते। तो इसके आभूषण बनाने के लिए क्या करते हैं? इसके अंदर, इस शुद्ध सोने के अंदर हम क्या कर देते हैं? तांबा मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? तांबा। तो सोने को मजबूत बनाने के लिए तांबा मिलाते हैं, और लोहे को मजबूत बनाने के लिए क्या करते हैं? कार्बन मिलाते हैं। कितने कैरेट तांबा मिलाते हैं? 2 कैरेट। 2 कैरेट क्या कर देते हैं? तांबा मिला देते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका 24 कैरेट जो था, 24 कैरेट वो 100% के बराबर था। 24 कैरेट 100% के बराबर था, तो 2 कैरेट कितने परसेंट के बराबर होगा? तो आप कहोगे 100/24 गुणा 2। इसको आप हल कर लीजिए। इतने परसेंट हम क्या कर देते हैं? उसके अंदर तांबा मिला देते हैं। इतने परसेंट हम क्या मिलाते हैं? तांबा मिलाते हैं। क्लियर है बात? तो यानी आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का उपयोग होता है? तो आप कहोगे आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का प्रयोग होता है। 22 कैरेट सोने का हम क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, कि सबसे
नमनीय या फिर तन्यशील धातु कौन सी है? अगर हम तन्यशील धातु की बात करते हैं, दो प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय और एक सबसे अधिक तन्य धातु। एक तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय, सबसे अधिक आघात वर्धनीय, सबसे अधिक में आपको आघात वर्धनीय धातु भी पूछ सकता है, आघात वर्धनीय, और आपसे क्या पूछ सकता है? तन्य धातु भी पूछ सकता है। तन्य या फिर नमनीय एक ही बात है। तो आघात वर्धनीय की बात करते हैं, सबसे पहले आता है आपका सोना, उसके बाद आती है आपकी चांदी, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्यूमिनियम। इसी प्रकार से अगर हम तन्यता की बात करते हैं, सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सी होती है? आपकी सोना होता है, उसके बाद आपकी एजी होती है, उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम होता है। अगर हम बात करते हैं मेरे साथी सोने की, तो आपका जो 1 ग्राम जो सोना होता है, 1 ग्राम सोना, इस 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा हम तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा हम तार बना सकते हैं। अब सोच सकते हो कितनी तन्य धातु है ये। सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो है आपकी सोना। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इतनी तन्य धातु है, इतनी इसको हम तान सकते हैं। ठीक है, तो आघात वर्धनीय भी पूछ सकता है और तन्य भी पूछ सकता है, दोनों का आंसर आपका एक ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन है कि जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी जो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं लेकिन फिर भी वो काम करते हैं, और काम क्या करते हैं? पानी को और खनिज पदार्थों का वहन करने का काम करते हैं। तो इनमें से कौन सा आपका जाइलम का भाग मृत होता है, वो आपसे पूछा है। तो अगर हम बात करते हैं मेरे साथी जाइलम के भाग की, तो जाइलम के 4 भाग होते हैं। जाइलम के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। अगर हम जाइलम की बात करते हैं, जाइलम की, तो जाइलम जो होता है, जाइलम जो होता है, इसके कितने भाग होते हैं? इसके होते हैं 4 भाग। इसमें सबसे पहले एक आता है आपका जाइलम, जाइलम मृदुतक। मृदुतक को ही कहा जाता है पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा। दूसरा होता है जाइलम तंतु, जाइलम तंतु। तीसरा आपका होता है वाहिका। चौथा होता है वाहिनिका, वाहिनिका। ये 4 भाग होते हैं आपके जाइलम के। इसमें से ये जो 3 होते हैं, ये होते हैं आपके मृत। ये 3 मृत होते हैं और ये केवल एक क्या होता है? जीवित होता है। ये जीवित होता है। अब आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन देखो कि जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। यानी जिस ऑप्शन के अंदर आपका मृदुतक दे रखा है ना, वो आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो, जाइलम मृदुतक दे रखा है, तो मृदुतक तो मृत नहीं होता, जीवित होता है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका, इसमें भी आपका जो जाइलम मृदुतक दे रखा है जो कि आपका जीवित है, और आपको पूछा है मृत। ऑप्शन नंबर सी को देखो, वाहिनिका और वाहिका। वाहिनिका और वाहिका दोनों की दोनों आपकी क्या होती है? मृत होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं मेरे साथी, ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही है, वाहिनिका और जाइलम तंतु। ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही है, ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही है। ठीक है, तो सी और डी में से कौन सा भी आपका हो सकता है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। ठीक है, ये जाइलम तंतु की बजाय, वाहिनिका की बजाय कुछ न कुछ और होता है यहाँ पर, है ना। वाहिनिका की बजाय फ्लोएम का कोई ना कोई भाग का नाम आ जाता, जैसे सहचर कोशिका नाम आ जाता, सहचर कोशिका, है ना, सहचर कोशिका नाम आ जाता, तो आपका डी नहीं होता। लेकिन अब डी भी होगा और ऑप्शन नंबर आपका सी भी होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? मृत ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं ऐसी प्रक्रिया से गुजरते हैं जिनमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती हैं तथा एक स्थायी आकृति और आकार ग्रहण कर लेते हैं और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? यानी आपका जो विभज्योतक उत्तक होता है, विभज्योतक उत्तक, उस विभज्योतक उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन करने की क्षमता खो देती हैं। विभज्योतक जो उत्तक होता है आपका, विभज्योतक जो उत्तक होता है, इसकी जो कोशिकाएं हैं, इसकी कोशिकाएं विभाजन करने की क्षमता खो देती हैं, विभाजन की क्षमता खो देती हैं, और वो क्या हो जाती है? स्थायी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? स्थायी हो जाती हैं। इस
घटना को हम क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं विभेदन। क्या कहते हैं, विभेदन कहते हैं। इस घटना को कहा जाता है विभेदन। यानी पौधों का जो विभज्योतक उत्तक होता है, विभज्योतक उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन करने की क्षमता खो देती हैं और वो स्थायी हो जाती हैं और एक विशेष काम करने के लिए वो बाध्य हो जाती हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, विभेदन। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये आपको एक परिभाषा दे दी गई है, यहाँ पर एक डेफिनेशन पूरी की पूरी दे दी और इस डेफिनेशन के द्वारा ही आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है। मैंने जाइलम के 4 भाग अभी अभी आपको बताए थे। एक बताया था जाइलम मृदुतक, एक बताया था मैंने आपको वाहिका, एक मैंने बताया था वाहिनिका, एक बताया था जाइलम तंतु। ये 4 भाग आपके जाइलम के होते हैं। इसमें जो ऑप्शन नंबर आपको सी दे रखा है सहचर कोशिका, ये आपका गलत है, क्योंकि सहचर कोशिका जाइलम का भाग नहीं होता, ये फ्लोएम का भाग होता है। मैंने अभी भी बताया था ना इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, 15 नंबर क्वेश्चन में, कि जाइलम के 4 भाग कौन कौन से होते हैं। एक आपका मृदुतक होता है, एक मृदुतक होता है, एक तंतु होता है जाइलम तंतु, एक वाहिका होती है और एक आपकी वाहिनिका होती है, वाहिनिका। ये 4 भाग मैंने आपको बताए थे। ये आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, एक वाहिनिका, एक वाहिनिका होती है। ये 4 भाग आपके किसके होते हैं, जाइलम के होते हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, सहचर कोशिका, वो जाइलम का भाग नहीं है और आपको यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं जाइलम पेरेनकाइमा की, अगर हम बात करें जाइलम पेरेनकाइमा की, जो जाइलम पेरेनकाइमा होता है ये क्या काम करता है, ये जो भोजन आता है पत्तियों के द्वारा भोजन बनता है और उस भोजन को इकट्ठा करने का काम किसका है, इस भोजन को इकट्ठा करने का काम है पेरेनकाइमा का। इसके अलावा आपकी जो वाहिका और वाहिनिका होती हैं, वाहिका और वाहिनिका होती हैं, ये क्या करती हैं, ये खनिज पदार्थों का वहन करती हैं। खनिज पदार्थों का क्या करती हैं, खनिज पदार्थ का वहन करने का काम इन दोनों का होता है। और जो आपका जाइलम का जो तंतु होता है, जाइलम तंतु, जाइलम तंतु, वो क्या करते हैं, खनिज पदार्थों को ग्रहण करते हैं। कहाँ से, मिट्टी से। कहाँ से ग्रहण करते हैं, मिट्टी से ग्रहण करते हैं खनिज पदार्थ और पानी को। ये जाइलम तंतु तो ग्रहण कर लेगा और उस ग्रहण किए हुए पदार्थ को ऊपर की ओर कौन भेज देती है, ऊपर की ओर वाहिका और वाहिनिका भेज देती है। और आपका जो जाइलम पेरेनकाइमा होता है, जाइलम जो मृदुतक होता है, इस पेरेनकाइमा को हम मृदुतक के नाम से भी जानते हैं। तो आपका जो जाइलम पेरेनकाइमा होता है वो भोजन को इकट्ठा करता है। ठीक है, तो इसका काम भोजन को इकट्ठा करने का होता है, इन दोनों का खनिज पदार्थों का वहन करने का काम होता है। और इस जाइलम तंतु का काम क्या होता है, खनिज पदार्थ को ग्रहण करना मिट्टी के द्वारा और उसको ऊपर की ओर भेजना, इन दोनों का काम। और भोजन को इकट्ठा करना, ऊपर से जो भोजन आता है पत्तियों के द्वारा, उस भोजन को अपने पास संग्रहित करना किसका काम है, पेरेनकाइमा का। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। उत्सर्जन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो उत्सर्जन के बारे में कौन सा कथन गलत है वो आपको पूछा है। ऑप्शन नंबर ए को देखो कि अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद के रूप में संचित हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये मैं आपको बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूं पीछे की क्लासेस में, कि जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो गोंद और रेजिन के रूप में पौधे के अंदर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ जड़ों के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ पत्तियों के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ फलों के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। जैसे कोई पौधा है, वो पौधा क्या करता है, ये मान लो पौधा है कोई, ये इस प्रकार से पौधा है, इस पौधे के अंदर मान लो कोई अपशिष्ट पदार्थ है, तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ इसके फल में चले जाते हैं, कुछ इसके पत्तियों में चले जाते हैं, कुछ इसकी जड़ों में चले जाते हैं और कुछ यहाँ पर गोंद के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये गोंद इस पौधे से अलग हो जाता है, टूट जाता है, ये फल टूट जाता है, ये पत्ती टूट जाती है और जड़ के द्वारा इसको मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। तो यानी कहने का मतलब इस पौधे को उस अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा मिल सकता है। तो पौधे के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो कहाँ कहाँ संचित होते हैं, एक तो आपका गोंद के रूप में, रेजिन के रूप में यानी तेल के रूप में, और एक आपका पत्ते के अंदर, पत्तियों के अंदर, एक आपका जड़ों के अंदर और एक आपका फलों के अंदर।
ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को देखो, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। नहीं मेरे साथी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बनता है, वो भोजन जो है ना, वो किसके रूप में इकट्ठा होता है, वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है। और इसके जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, इसके अपशिष्ट पदार्थ और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो होता है ऑक्सीजन O2। ये कहां पर होता है, ये जड़ों में इकट्ठा हो जाता है, जड़ों के द्वारा इसको छोड़ दिया जाता है। और आपको क्या दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट पदार्थ स्टार्च के रूप में इकट्ठे होते हैं। ये तो बात गलत है मेरे साथी, और गलत ही आपको पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पौधे के जो अपशिष्ट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं वो O2 के रूप में इकट्ठे होते हैं, और कहां पर, जड़ों के अंदर, स्टार्च के रूप में नहीं होते, जो कि बात गलत है और गलत ही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। पशु उत्तक आपके 4 प्रकार के होते हैं। जंतु उत्तक एक आपका होता है, तंत्रिका उत्तक एक होता है, पेशीय उत्तक एक होता है, संयोजी उत्तक एक होता है, त्वचीय उत्तक जिसको हम उपकला उत्तक बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के उत्तक आपके पशु उत्तक होते हैं। कौन कौन से पशु या फिर जंतु उत्तक कौन कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। पशु उत्तक की बात करते हैं, पशु या फिर जंतु उत्तक, पशु या फिर जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक आपका होता है तंत्रिका उत्तक, दूसरा होता है आपका संयोजी उत्तक, तीसरा आपका होता है उपकला उत्तक, और एक इसमें आपको दे रखा है पेशीय उत्तक। 4 नंबर आपका होता है पेशीय उत्तक, मांसपेशियों का उत्तक, पेशीय उत्तक। ये 4 प्रकार के पशु उत्तक होते हैं। अब इसमें से आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो मेरिस्टेमेटिक दे रखा है, वो आपका पशु उत्तक नहीं है, वो आपका पादप उत्तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो मेरिस्टेमेटिक दे रखा है, मेरिस्टेमेटिक, वो आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपको यही पूछा था कि निम्न में से कौन सा पशु उत्तक नहीं है, तो पशु उत्तक आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ठीक है, समझ में आया। साथ ही कोई क्लास में कमी रह गई है, इंटरेस्ट नहीं आया, समझने में कोई दिक्कत हुई है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने क्लास लेने के लिए आया। आपके जैसे भाइयों का प्यार देख करके, बहनों का प्यार देख करके मैं आपके सामने आया, तो अच्छा लगा मुझे, लेकिन कोई कमी रह गई उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अगली क्लास में और ऊर्जा के साथ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। थोड़ी तबीयत में सुधार हो रहा है, 3-4 दिन से तो बिल्कुल ही क्लास लेने की हिम्मत नहीं थी। कुछ पहले के मैंने क्लास रिकॉर्ड कर रखे थे, 2-3 एक्स्ट्रा, वो क्लास मैं आपको दे रहा था, तो क्षमा चाहूँगा अगर कोई कमी रही है तो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू जुड़ने के लिए, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए, मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।